दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर डायरी के इस अंक में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं भारत का विकास ग्रामों में निहित है। आज इसी को लेकर हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है संदीप बंधु जी, जिनसे हम जानेंगे गोपाल कृष्ण पुराणिक जी कौन थे, क्या थे, कहां से आए थे और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने किस तरह अपनी भूमिका निभाई। और आज हम आज़ादी के इस सुनहरी सांस ले रहे हैं, आज़ादी का हम भरपूर आनंद भी ले रहे हैं। तो सबसे पहले संदीप जी, आपका दूरदर्शन में हार्दिक स्वागत है। संदीप जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि गोपाल कृष्ण पुराणिक जी के बारे में आप उनकी रिसर्च आपने कब शुरू की, क्यों करी और कैसे अंदर इसके प्रति आपका भाव आया। गोपाल कृष्ण पुराणिक जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी व्यक्तित्व थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं बल्कि जो रचनात्मक कार्यक्रम हैं, गांधीवादी सोच जो है, हिंदुस्तान कैसा हो, विशेषकर आज़ादी के बाद कैसा हो, इस पर उन्होंने बड़े उल्लेखनीय कार्य किए। और मेरा सौभाग्य है कि पंडित जी के परिवार को मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी के मामा जी थे और अक्सर बचपन में मेरी दादी उनका जिक्र किया करती थी। और मैंने एक वातावरण में, एक पारिवारिक वातावरण में एक अंतर महसूस किया। जो भी लोग पुराणिक जी से संबंधित थे, मेरे पैतृक परिवार के लोग क्यों ना हों, मेरे फूफा जी हों या उनसे मिलने जुलने वाले लोग हों, विशेषकर जो लोग पोरी से आदर्श सेवा संघ से जुड़े हुए थे, वो एक ऐसा लगता था कि अलग हट के दुनिया के लोग हैं। उनके बोलचाल में, पहनावे में एक अलग ही टाइप का महसूस होता था और मेरे को क्यूरियोसिटी बनी रहती थी, ऐसा क्यों। और जैसे जैसे बड़ा हुआ, समझ डेवलप हुई, तो मैंने देखा कि वो सभी लोग गांधीवादी सोच के थे। भारतीय राष्ट्रीय जो चिंतन मनन जो है उससे बिल्कुल प्रफुल्लित रहते थे और भारतीय सभ्यता संस्कृति के पोषक थे। और मैंने देखा कि वो सभी लोग में बड़ा एक स्नेह था, प्रेम था, किसी भी प्रकार का जाति विभेद, धर्म का कोई अंतर नहीं था। और सभी लोग खादी पहनते थे, अल्पभाषी थे, कम बोलते थे, पर बड़े स्ट्रॉन्ग चरित्र के लोग थे। और उससे मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ती चली गई। पंडित जी के जितने भी शिष्य थे या उनके सहयोगी थे, वो मेरी दादी को बहन मानते थे। और इस प्रकार से मैंने अपने बचपन में ही अपनी दादी के कम से कम सैकड़ों भाई देखे, मतलब जिनको हम लोग पिताजी उनके परिवार मामा जी कहते थे। सो जो मामा जी मुस्लिम परिवार के भी थे, वैश्य परिवार के भी थे, अगड़ी जाति के भी थे, पिछड़ी के भी थे, अंग्रेजी भी थे और अनपढ़ भी थे, तथाकथित जिसे कहते हैं। पर सभी में ज़बरदस्त स्नेह था और सब एक दूसरे को भ्राता या बहन कहते थे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मेरी जिज्ञासाओं को और प्रगाढ़ करती चली गई। और जब मेरी दादी ने बताना चालू किया कि कैसे वो 1916, 1918, 1920 नागपुर अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया, तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि ये गांव के लोग कैसे कांग्रेस अधिवेशन में उस ज़माने में जा सकते हैं। और कैसे मेरी बुआ जो थी विद्या देवी शर्मा, उन्होंने 100 साल पहले इंद्रप्रस्थ कॉलेज दिल्ली से शिक्षा ग्रहण की। तो बड़ा एक क्यूरियोसिटी बनी रही कि गांव के लोग दिल्ली से शिक्षा ले सकते हैं, कैलकाटा सम्मेलन में, नागपुर सम्मेलन में जा सकते हैं और कांग्रेस के एक्टिव पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। कैसे वो गांधी आश्रमों से जुड़े रहे और टैगोर आश्रमों से जुड़े रहे। ये क्यूरियोसिटी लगातार बनी रही। पर जैसे स्कूल में शिक्षा के माध्यम से भारतीय इतिहास का ज्ञान हुआ और सारी चीज़ें समझने का मौका मिला, तो धीरे धीरे परतें खुलना चालू हुई। और विशेषकर विद्या मंदिर मुरार में पंडित
हरिनिवास द्विवेदी जी के यहाँ मैंने देखा, एक अलग वातावरण था। आदर्श सेवा संघ में जाने का मौका मिला, आदर्श विद्यालय, वहाँ भी एक अलग वातावरण मिला। तो क्यूरियोसिटी बनी रही। पर शिक्षा के बाद जब मेरा पहला जॉब शिवपुरी ज़िले में लगा 1997 में, तो मेरे को साक्षात उन लोगों के संपर्क में आने का मौका मिला। उसमें कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कई विधायक थे, सांसद थे। तो जब रूबरू चर्चा हुई तो क्यूरियोसिटी बढ़ी, चीज़ें जानने का मौका मिला। पर दुर्भाग्य ये था कि उस संस्थान से संबंधित, उस विद्यालय से संबंधित या पंडित जी से संबंधित अभिलेख, साक्ष्य बहुत कम थे, क्योंकि ये सारी घटनाएं लगभग आज़ादी के पूर्व की थी या उसके आसपास की थी। उस इंटरेस्ट में धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा तो मेरे को सभी का सहयोग प्राप्त हुआ, चाहे वो डॉक्टर आदेश्याम द्विवेदी जी हों, चाहे श्री हरिनिवास द्विवेदी जी संस्थान हो उनके द्वारा, हरिशंकर द्विवेदी जी द्वारा, राम गोपाल जी गुप्त द्वारा। सब लगभग 90 वर्ष की उम्र के थे, आयु के थे, और लगभग उनमें से शतायु भी हुए। तो उन लोगों के संपर्क में आने से मेरे को परतें खुलना चालू हुई और वो संकलन कार्य मैंने किया। और इसमें मेरे को जो भी अभिलेख हैं ये मेरे को हिंदुस्तान की कई यूनिवर्सिटियों की लाइब्रेरियों से प्राप्त हुआ, कई संस्थाओं से प्राप्त हुआ, और बहुत सा साहित्य मेरे को विदेशी यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुआ। ये सौभाग्य है कि हम लोग इंटरनेट के युग में हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से, और मेरे संपर्क थे वहाँ पे, और मेरी बच्ची वहाँ पढ़ रही है, उसके माध्यम से काफ़ी चीज़ें हमें इकट्ठा करने का मौका प्राप्त हुआ। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि गोपाल कृष्ण जी का जन्म कब, कहाँ और किस तरह हुआ, और उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों। पंडित गोपाल कृष्ण पुराणिक जी का जन्म एक बहुत पिछड़े और सुदूर स्थित गांव छर्च, जो कि कूनो नदी के किनारे है, आदिवासी बाहुल एरिया है, वहाँ उनका जन्म 9 जुलाई 1900 को हुआ। और उनका परिवार परंपरा रूप से पौराणिक परिवार था, जो पुराणों का वाचन, भागवत का वाचन तथा शिक्षण कार्य किया करता था। और उनके जो दादा परदादा प्रखंड संस्कृत के पंडित रहे, और वहाँ पे आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षाओं की दीक्षा होती थी, शिक्षण कार्य होता था। और उनका संबंध सीधे बनारस से था, बनारस आना जाना लगा रहता था। और चर्च एक समय में छोटी काशी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उनके यहाँ जो लोग पढ़ने आते थे उनको आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत संस्कृत माध्यम से शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। और उनके जो पैतृक निवास है चर्च में, अब तो नदी, कूनो नदी के अंदर सबमर्जेंस में आ गया है, पर वहाँ जो कुआं बना था वो विद्यार्थियों ने बनाया था। तो ये संस्कार उनको भारतीय सभ्यता संस्कृति के अपने परिवार से मिले। पर ये बड़ा दुख का विषय है कि उनके जन्म के 3 साल के अंदर ही उनके फादर का देहांत हो गया। और उनका लालन पालन जो है उनके पितामह, जो उनके दादाजी थे, पंडित वासुदेव शास्त्री जी द्वारा किया गया, पुराणी जी द्वारा किया गया। और अल्पकाल में ही 6 साल के अंदर ही वो भागवत का मुखाग्र होकर, संस्कृत में मुखाग्र रूप से व्याख्यान देने लगे। और उनका व्याख्यान इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, लोकप्रिय हुआ कि बनारस में उसकी मांग होने लगी। तो 6-7 साल में वो बनारस भी गए, और बनारस में का उनका निरंतर संपर्क रहा। और परंतु पुनः एक उन पे दुख की घड़ी आई कि 7 साल की वर्ष उम्र में ही उनके जो दादाजी थे पंडित वासुदेव पुराणिक जी, उनका देहांत हो गया। अब वो अकेले रह गए। केवल उनकी एक बहन थी गोमती, बड़ी बहन थी, इसका विवाह जो उन्होंने पंडित गंगा प्रसाद शर्मा जी, जो लुकवासा के थे, उनके साथ संपन्न कराया। वो मेरे दादाजी थे। तो इस तरीके से मेरा गोपाल कृष्ण पुराणी जी से संपर्क रहा। और इसके बाद वो बनारस चले गए, और बनारस में उनकी संपर्क में वहाँ के जो पंडित हैं, शास्त्री लोग हैं, वो आए। उसमें विशेषकर डॉक्टर केशवदेव शास्त्री थे, जो नामी थे। और उनके यहाँ जो ICS अंग्रेज़ उस ज़माने में हुआ करते थे, जिनको भारतीय सभ्यता संस्कृति का अध्ययन करने का शौक़ था, रुचि रखते थे, वो उनके यहाँ आए जाया करते थे। तो इस तरीके से वो अंग्रेज़ों के संपर्क में भी आए, अंग्रेजियत के संपर्क में आए,
अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आए। और साथ में डॉक्टर केशवदेव शास्त्री जी के सानिध्य में उन्होंने आर्य समाज से भी जुड़े, और आर्य समाज से जुड़ने से वो लाला लाजपत राय, राव बहादुर प्यारेलाल जी, इन लोगों के संपर्क में आने से वो चीज़ें आगे बढ़ना चालू हुई। सर संदीप जी, जैसा कि आपने बताया कि गोपाल कृष्ण जी का स्वतंत्रता संग्राम में भी एक अहम रोल अदा रहा, तो हम सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानना चाहेंगे कि वो एक आर्य समाजी थे, तो आर्य समाज से वो कैसे जुड़े और इसके पीछे जुड़ने का क्या उद्देश्य था? 1911 में भारत की जो ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम, जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई, और उसका एक मुख्य कारण जो था बंगाल में जो विभाजन हुआ 1905 में, तो एक बड़ा आक्रोश पैदा हो गया था बंगाल में। उससे प्रभावित होकर क्रांतिकारी गतिविधियां भी वहाँ चालू हो गई थी। उसका प्रभाव नॉर्थ इंडिया में पड़ा, विशेषकर पंजाब में, और यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता है उत्तर प्रदेश, इन सब जगह प्रभाव पड़ा। और क्रांतिकारी गतिविधियां और राष्ट्रीय आंदोलन के का जैसे कहना चाहिए व्यापकता फैलना चालू हुई 1910-11 के बाद में, जब राजधानी दिल्ली बनी। और उसके पीछे मुख्य कारण आर्य समाज था। आर्य समाज इस वक्त लीडिंग फोर्स था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का। तो जैसा कि मैंने बताया कि बनारस में वो संपर्क में आ ही गए थे आर्य समाज के, विशेषकर डॉक्टर के.डी. शास्त्री जी के माध्यम से, और उनका दिल्ली आने पे संबंध बना राव बहादुर प्यारेलाल जी से, लाहौर में लाला लाजपत राय साहब से, स्वामी सहजानंद से। तो इस तरीके से वो डायरेक्टली आर्य समाज के संपर्क में आ गए। और उस वक्त आर्य समाज स्वतंत्रता आंदोलन का एक लीडिंग फोर्स था। तो बहुत अल्प आयु थी उनकी, 10-11 साल की थे उस वक्त, परंतु वो माहौल उन्होंने देखा, वो सानिध्य उन्होंने देखा उन लोगों का। तो इस तरीके से उनके अंदर दिलो दिमाग पर स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति रुचि पैदा हो गई। जैसा कि सर जानते हैं कि गोपाल कृष्ण जी के बारे में कहा जाता है कि ये गांधीवादी या कांग्रेसवादी भी थे, तो ये किस तरह कांग्रेस में या गांधीवादी थे, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। 1915 में जब होम रूल मूवमेंट चालू हुआ, तो उसमें इनकी बड़ी इनका पार्टिसिपेशन बढ़ा, और उस होम रूल मूवमेंट में ये एक्टिवली इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ऐसे आर्य समाजी भी और एक से राष्ट्रवादी। परंतु 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और जिसमें होम रूल मूवमेंट के साथ साथ गांधी जी का उदय हुआ, गांधीवादी जो राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला, उसमें पंडित गोपाल कृष्ण पांडे जी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया तथा जेल गए। और उसी गांधीवादी आंदोलन का जो दूसरा भाग था 1930 से लेकर 1931 तक असहयोग आंदोलन का, उसमें उन्होंने भाग लिया दिल्ली में नरेला में, जहाँ वो श्री कृष्णन नायर साहब तथा ब्रजकिशोर चांदी वाले के साथ में गिरफ्तार किए गए, और वहाँ लगभग लंबे समय तक वो कारावास में रहे। तो इस प्रकार से वो गांधीवादी आंदोलनों में बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट उन्होंने किया। और उन्होंने नहीं किया, आदर्श सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने भी, छात्रों ने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी गांधीवादी आंदोलन हुए, स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलन हुए, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। जैसा कि सर अभी आपने गोपाल कृष्ण जी की गांधीवादी नीति के बारे में बताया, इसी तरह एक क्रांतिकारी नीति में भी एक उनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा, तो वो क्रांतिकारी नीति क्या रही, किस तरह की रही, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा मैंने कि आपको बताया कि पंडित गोपाल कृष्ण पांडे जी मूल रूप से आर्य समाजी थे, आर्य समाज का उन पर काफ़ी प्रभाव था, परंतु वो गांधीवादी जो कांग्रेस का आंदोलन था उससे भी प्रभावित रहे, उसमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। परंतु 1922 में जो चौरी चौरा की घटना हुई, और युवा लोगों को बड़ा एक धक्का लगा कि इतना प्रभावी आंदोलन कैसे एकदम असफल सा दिखाई दे सकता है। तो वो युवावस्था के कारण, आर्य समाज के प्रभाव के कारण, उनका संपर्क गांधी क्रांतिकारियों से भी रहा, और क्रांतिकारी लगातार उनके संपर्क में रहे। और उनके द्वारा जो संचालित आदर्श विद्यालय था, पोरी क्षेत्र था, और विशेषकर जो पालपुर कूनो क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं, कूनो रिवर नदी के पास में, वो वहाँ पे आके क्रांतिकारी छुप के रहते थे, और उसका
वहाँ आदर्श विद्यालय में छदम नाम से वो शिक्षण कार्य करते थे और ये सारा संरक्षण और सारा सहयोग पंडित जी के द्वारा तथा आदर्श विद्यालय के द्वारा दिया गया। परंतु इससे ब्रिटिश इंडिया के जो अथॉरिटीज़ थी वो बड़ी प्रभावित हुई और उनको बड़ा एक अजीब स्थिति लगी कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो उन्होंने तत्कालीन ग्वालियर रियासत के महाराजा उन पे दबाव डाला और उसका परिणाम ये निकला कि 1922 में जागीरदार सितौले द्वारा, जो पोरी के सितौले जागीरदार थे, उनके द्वारा इनके खिलाफ मुहिम चालू की गई। 1923 में जो गजट नोटिफिकेशन हुआ इनके खिलाफ, सर्कुलर जारी हुआ और ये लगातार चलता रहा। 1929 में भी जारी हुआ और इसके बाद स्थितियाँ ऐसी बदली कि जो रियासतें जो सिंधिया स्टेट इनके खिलाफ था, 1931 में एक आश्चर्यजनक स्थिति लगती है कि 1931 में 252 ग्राम के शिक्षा का, स्वास्थ्य का तथा ग्राम विकास का पूरा कार्य आदर्श सेवा संघ को सौंप दिया गया। तो इस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहते हुए भी वो रचनात्मक कार्यों में लगे रहे। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि क्रांतिकारी गतिविधियों में विशेषकर जो साइमन कमीशन जब आया और उसके परिणाम स्वरूप जो लाला लाजपत राय, तो उस वक्त प्रसिद्ध आर्य समाजी तथा स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका शहीद हुए, तो एक रिएक्शन तो था, आदर्श विद्यालय में भी उसका रिएक्शन था और वो हमने फिर बाद में हिस्ट्री में भी देखा कि कैसे आदर्श विद्यालय को दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, जो मिस्टर LH वाइट थे, अंग्रेज़ थे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, कैसे उसको शामिल किया गया, जिसमें गोपाल कृष्ण पुराणिक जी का, राम गोपाल गुप्ता जी का, हरिशंकर द्विवेदी जी का, आदि लोगों का नाम आए और जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी और भगत सिंह जी आदि लोग, जिसमें इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। तो इस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों से पोहरी लगातार जुड़ा रहा और ये आगे भी जब त्रिपुरी कांग्रेस हुई उसमें भी दिखाई दिया। उनके अभिलेखों में सारी चीज़ें मेंशन हैं। उसके बाद 1942 में जो असहयोग आंदोलन हुआ उसमें कहीं ना कहीं ये लगातार आर्य समाजी, गांधीवादी और क्रांतिकारी गतिविधियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोहरी से जुड़ी रही। सर, जैसा कि आपने बताया कि गोपाल कृष्ण जी बहुत छोटे से गांव पोहरी के अंदर से, एक छर्रे गांव में से निकले थे और पोहरी एक स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत बड़ा गढ़ बना। तो ये पोहरी एक स्वतंत्रता आंदोलन का इतना बड़ा गढ़ कैसे बना, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। जिसमें मैंने आपको पूर्व में बताया है कि पंडित जी ने पोहरी को अपना एक क्षेत्र बनाया, केंद्र बनाया और वहाँ अपने जो भी स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। साथ में उन्होंने वहाँ रचनात्मक कार्य चालू किए, जो उन्होंने शांति निकेतन, श्री निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का जो संस्थान थी, आश्रम, वहाँ से जो उन्होंने समझा और जो उन्होंने गांधीवादी विचारधारा को साबरमती में सीखा। और उससे पहले मैं कहूँगा कि जो भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो मूल जड़ें हैं उसको उन्होंने पहचाना है कि वो गांव में रहती हैं और एक वैदिक काल से गांव में ही भारतीय सभ्यता संस्कृति निरंतर प्रवाहित है। इस महत्व को पहचानने के बाद, और जो कि एक आध्यात्मिक भी है और सार्वभौमिक है, उसके अलावा प्राकृतिक भी है और स्वावलंबी भी है, और ये भी कि हिंदुस्तान की 90% उस वक्त जनसंख्या गाँव में रहती थी। इसके महत्व को पहचानने के बाद उन्होंने इसमें पूरा अपना श्रम लगाया और जो आदर्श विद्यालय, आदर्श सेवा संघ का माध्यम बनाया, उसके मार्फत से उन्होंने पूरे क्षेत्र में, चाहे आपका भिंड में जामना हो, चाहे ग्वालियर के रायरू हो, चाहे शिवपुरी का देवरी हो, चाहे पोहरी का बेराड़ हो, गोवर्धन हो, चाहे वर्तमान श्योपुर का कांकरा, चिलावट हो, ऐसे कई क्षेत्रों में उन्होंने ग्रामीण विकास केंद्र खोले और उन केंद्रों के मार्फत से ग्राम का विकास करना, शैक्षणिक कार्य करना, कृषि का उत्पादन बढ़ाना, अनाज बैंकों की स्थापना करना और कुटीर उद्योगों को
संगठित करना, ये कार्य उन्होंने किया। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि वो उनका जो कार्य है लगातार, अच्छा इस कार्य का फिर उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया और दुनिया के लोग वहाँ देखने आते थे और जितने भी उस समय के प्रसिद्ध जो भी गांधीवादी हैं सभी लोगों का यहाँ आना हुआ। इसके अलावा ये जो उनकी मैगजीन बॉम्बे से निकलती थी, नाना चौक से, वो खुद उनका एक ऑफिस था, यहाँ से निकालते थे, वो पूरे दुनिया में जाती थी। तो इस तरीके से वो उन्होंने अपनी चीज़ का प्रचार प्रसार भी किया और वो चीज़ पैदा करके दी, ये उस चीज़ को समझ को बताया जो हिंदुस्तान को होना चाहिए और जिसकी कल्पना स्वतंत्रतावादी कर रहे थे, सेनानी कर रहे थे, क्रांतिकारी कर रहे थे कि हिंदुस्तान कैसा हो, कैसा होना चाहिए और विशेषकर आज़ादी के बाद कैसा हो। तो इसका उन्होंने कार्य किया। सर इसी तरह जैसे कि आपने रचनात्मक कार्यों की बात की, तो हम रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत देखते हैं कि गोपाल कृष्ण जी ने गाँव का भी उद्धार किया। तो गांव का उद्धार करने के पीछे क्या उद्देश्य था और उन्होंने किस तरह इसका उद्धार किया, इसके बारे में भी आप। मूल रूप से जैसा मैंने आपको बताया कि गांव जो हैं वो हिंदू सभ्यता संस्कृति का बुनियादी अंग है और वो एक प्रारंभिक स्टेज है जहाँ से हमारी जो सनातन वैदिक परंपराएं हैं उसको हम लोगों ने जीवित रखा और जिसमें एक आध्यात्मिक, प्राकृतिक और सिंपल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल को हम लोगों ने हज़ारों साल से उसको पोषण किया है और लगातार वो धारा चली आ रही है। उसके महत्व को उन्होंने पहचाना और महत्व को पहचाने के बाद उन्होंने उसमें उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको समझाने के लिए उन्होंने सारे कार्य किए और हिंदुस्तान कैसा हो आज़ादी के बाद, ये प्रयोग, एक सफल प्रयोग उन्होंने करके दिखाया। और जो गांधीवादी या भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो एक निचोड़ है वो उन्होंने उसको सफल करके दिखाया। उन्होंने कहा कि गांव को विकास करने की ज़रूरत नहीं है, गांव को पुनरुत्थान करने की ज़रूरत है। विकास का जो पश्चिमी मॉडल है उससे वो संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना हम लोग ऑलरेडी विकसित हैं, हमको अपने जो गांव हैं, गांव का स्वराज्य स्थापित करें, गांव को उसी दिशा में ले जाएं जहां सभी को रोजगार मिले, जहां सब प्रकार का समानता हो, किसी प्रकार की सामाजिक स्थिति ना हो। जो एक आदर्श स्थिति हो सकती है या जो रही है पूर्व में, उसको पुनर्स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया। ये उनकी मुख्य सोच थी। सर गोपाल कृष्ण जी की ग्वालियर रियासत में क्या भूमिका रही और किस तरह उन्होंने ग्वालियर रियासत में काम किया, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। ग्वालियर रियासत के जो स्वतंत्रता आंदोलन के कह सकते हैं पितामह हैं, अग्रणी हैं, क्योंकि 1900 वो शुरू से प्रयास करते रहे जब से आदर्श विद्यालय की स्थापना हुई और विशेषकर 1938 में उन्होंने ग्वालियर राज्य सेवा संघ का गठन किया, प्रजामंडल का गठन किया और उसके बाद वो उसके प्रथम अध्यक्ष भी थे। और उसी समय उन्होंने 1938 में ही वीरांगना महोत्सव का ग्वालियर में प्रारंभ किया, जिसमें वीर सावरकर और श्रीमती जुत्सी, लाड़ो रानी जुत्सी पंजाब से पधारे तथा एक बहुत बड़ा आयोजन महाराज बाड़े पे किया गया और लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि पर उसका एक आयोजन किया गया और तब से लगातार ये सम्मेलन किया जाता है प्रतिवर्ष। और इसके अलावा उन्होंने ग्वालियर राज्य में जन चेतना और स्वतंत्रता के प्रति लगाव का कार्यक्रम उन्होंने चलाया और जिसमें उन्होंने जितने भी जो बाद में चल के कांग्रेस बनी और जो मुख्य रूप लिया, वो सारे कार्यकर्ता या जो लीडर्स थे वो वहीं से जुड़े रहे और कहीं ना कहीं पोहरी से प्रेरणा पाते रहे। सर हम इसी तरह एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि गोपाल कृष्ण जी के बारे में बोला जाता है कि ये ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता का इन्हें जनक माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारिता के जनक ये क्यों माने जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? मूल रूप से वो समाज सुधारक थे, ग्राम विकास का उनका ध्येय था, परंतु चूंकि कई लोगों ने उनसे बोला, राष्ट्रवादियों ने, कि आप अपना जो भी कार्य कर रहे हैं और इतना सफलतम कार्य कर रहे हैं, और उस बीच में यहाँ पे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे वो भी पधारे, कमला देवी चट्टोपाध्याय वो भी पोहरी आई, डॉक्टर भारतन कुमारप्पा प्रसिद्ध गांधीवादी वो भी पधारे, इसके अलावा विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी, ये सभी लोगों का ये था कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं कम से कम ये राष्ट्रीय पटल पे आना चाहिए,
इसको देखते हुए उन्होंने रूरल इंडिया की स्थापना की और 1938 से लगातार बॉम्बे से इसका प्रकाशन हुआ, जिसमें सभी राष्ट्रवादियों के, गांधीवादियों के, बुद्धिजीवियों के लेख छपते थे और ये पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार होता था। और इसी का परिणाम है कि 1944 में जो रूरल वर्कर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की और उसके बाद 1949 में इन्होंने ऑल इंडिया फूड प्रोडक्शन कॉन्फ्रेंस के लिए का भी इन्होंने आयोजन किया। तो इन्होंने ग्राम विकास के लिए कई कार्य किए। सर, इसी तरह गोपाल कृष्ण जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये आधुनिकवादी, परंपरावादी या आधुनिकवादी भी थे। तो वो किस तरह परंपरावादी थे और किस तरह आधुनिकवादी थे? कैसे आगे की उनकी सोच थी? क्या पहले से सोच के चलते थे? इसके बारे में उनकी क्या नई दिशा रहती थी? इसके बारे में भी आप। पंडित जी के बारे में विशेष था कि वो बुनियादी रूप से संस्कृत स्कॉलर थे, पंडित थे, परंतु उनकी औपचारिक शिक्षा कहीं नहीं हुई और आगे चल के वो इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर बने, कहीं औपचारिक शिक्षा नहीं हुई। तो एक विरोधाभासी लगता है, संस्कृत के साथ साथ वो इंग्लिश में प्रकार पंडित। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि वो जो उनकी शिक्षा पद्धति थी वो वैदिक काल आश्रम व्यवस्था के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन, साइंस वाली एजुकेशन वो भी आदर्श विद्यालय में दी जाती थी। तो वो दोनों का समन्वय था। इसके अलावा हम और भी चीज़ों को देखेंगे तो वो गांधीवादी आंदोलन के साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन का भी उन्होंने अपने जीवन में, अपने संस्थानों में, अपने छात्रों में समन्वय किया। इसके अलावा वो जो भारतीय जो आध्यात्मिक और जो वैदिक कल्चर है उसको कंटिन्यू रखने के लिए गाँव का विकास कर रहे हैं और इधर बॉम्बे में रह के वो दुनिया में अपना प्रचार प्रसार अंग्रेजी में कर रहे हैं। तो एक बड़ा एक अद्भुत समन्वय था दोनों विरोधाभासी चीज़ों का, जिसको माना जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि उनके हिसाब से सारी चीज़ों का कोई चीज़ अपने आप में एक नहीं होती है और समस्त का सही एक है और एक से ही समस्त हैं। शायद इस चिंतन के वो पोषक थे। सर, अंत में हम चाहेंगे कि आप अपनी ओर से आज के युवा को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस दिशा में जाएं, किस तरह रहें, इसके बारे में भी आप। सबसे मूल रूप से तो मैं ये कहूँगा, एक इंसान होने के नाते और विशेषकर भारतीय होने के नाते हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, जो आध्यात्मिक मूल्य हैं उनको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो शाश्वत हैं। बाकी जो भी नश्वर चीज़ें हैं, माया वगैरह सब चीज़ें ठीक है, माध्यम हो सकती हैं, अंत नहीं हो सकता। इसी को उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किया और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के या रचनात्मक कार्यों के या भारतीय सभ्यता संस्कृति के जिनको समझ है, मैं चाहूँगा वो लोग आगे आएँ और इन सब चीज़ों को ग्रहण करें, जिससे कि हम एक अद्वितीय एग्जाम्पल विश्व के सामने प्रस्तुत कर सकें। और जो हमारा एक विश्वगुरु होने की एक कल्पना है या ड्रीम है और विश्व कल्याण की जो ड्रीम है वो फलीभूत हो, यही मैं सभी विशेषकर से जो यंग लोग हैं, यंग पीढ़ी से मैं उम्मीद करता हूँ। संदीप जी, आपने गोपाल कृष्ण जी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी, ग्वालियर दूरदर्शन का भी तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप लोगों को मौका दिया। तो दर्शकों, ये थे संदीप बंधु जी, जिन्होंने गोपाल कृष्ण जी के बारे में बताया। गोपाल कृष्ण जी एक ऐसी शख्सियत थे जिनके पास सबका तोड़ था, लेकिन उनका तोड़ किसी के पास नहीं था। इसी के साथ मैं अब अमित श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।